हाय एवरीवन। आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आप सभी को पता है अर्जुन बैच हमारा डेडिकेटेड है एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। इसमें हम ऑलमोस्ट कंप्लीट जीके कवर कर चुके हैं, स्टैटिक जीके कवर कर चुके हैं, हम अपनी हिस्ट्री कवर किया था, उसके बाद हमने पॉलिटी कवर किया था, उसके बाद हमने ज्योग्राफी कवर किया था। अब हम अपना जीके का लास्ट सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जनरल साइंस बचेगी, जीएस बचेगी। तो इकोनॉमिक्स के बाद हम अपनी जनरल साइंस शुरू करेंगे, जिनको हम मैराथन करेंगे, बायोलॉजी की एक, केमिस्ट्री की एक, फिजिक्स की एक, और वो आपके पेपर के लिए इनफ होंगी। तो फोकस करते हैं हम पहले इकोनॉमिक्स पर। आज हमारा लेक्चर 3 होने वाला है और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बजट और टैक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो आपको डर लगता है इकोनॉमिक्स से, आप ये 8 क्लासेस करने वाले हैं, 8 लेक्चर करने वाले हैं, ये 8 लेक्चर देख लो इकोनॉमिक्स के। आपका जो इकोनॉमिक्स का डर है वो आपके अंदर से निकल जाएगा और बहुत आराम से आपको इकोनॉमिक्स यहाँ पर समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं बजट से। सबसे पहले मेरा एक सवाल है, हम पॉलिटी पढ़ के आ रहे हैं, बजट बता दो कौन से आर्टिकल में आता है। आपका जो बजट है वो किस आर्टिकल में आता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप बोलोगे कि भैया पॉलिटी आप ही पढ़ा के आ रहे हो और आप ही से हमने सीखा है कि बजट कोई मेंशन्ड ही नहीं है, बजट का कोई आर्टिकल ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट ना देकर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से यहाँ पर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिया हुआ है। उसको हम इन शॉर्ट बजट बोल देते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई बजट का नाम नहीं दिया हुआ है। हाँ, जो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी को हम बजट कहते हैं। तो अब आप मुझसे ये पूछिए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में आता है, मैं आराम से बता दूंगा। तो मैं पूछूंगा कि बताओ, तो आप वीडियो को पॉज करो और बताओ, वरना मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। 112 किस आर्टिकल में आता है? 110 में हमारा मनी बिल आता है, 111 में एसेंट टू बिल आता है, 112 में यहाँ पर आपका क्या आता है? फाइनेंशियल, आपका जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो आता है। तो ध्यान रखना, बजट के नाम से कोई भी टर्म आपका मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये तो बात हो गई पॉलिटी की, वहाँ पे हम डिस्कस करके आ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, ये बजट होता क्या है? ये जो आपका बजट है, ये बजट क्या होता है? ठीक है, तो बजट क्या होता है? बजट ये होता है कि आपकी जो सरकार है वो कौन कौन सी स्कीम पर कितना पैसा खर्च करेगी, मतलब कितना पैसा कहाँ पे खर्च करने वाली है, किस सेक्टर में, किस किस जैसे मिनिस्ट्री में कितना वो पैसा खर्च करने वाली है, वो इसमें दिया होता है। साथ में वो जो अपने पैसे लेगी, कितना टैक्स लगाएगी, क्या करेगी, ये सारी चीज़ भी बजट में मेंशन होती हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है ना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, क्योंकि स्टेट भी अपना बजट निकालती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बजट को यूनियन बजट भी बोलेंगे, तो वो ऐसा मैं नहीं भी बताऊंगा तब भी ये चीज़ आपको पता है। लेकिन ऐसा ये पेपर में एक बार सवाल बना था कि भैया बता दो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट को क्या बोलते हैं, तो यूनियन बजट बोलते हैं। वैसे आई नो कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, और ये सारा जो बजट होता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, ये चीज़ आपको पता है ना। ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर लास्ट में हम पढ़ के आ रहे हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष होता है, एक फाइनेंशियल वर्ष होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका क्या एक तरह से जो आपकी गवर्नमेंट है उसका क्या विजन होता है? तो जो आपका गवर्नमेंट का विजन होता है ना, वो एक तरह से फुलफिल करती है जो लोगों की एस्पिरेशन होती है, जो लोगों की इच्छाएं होती हैं कि भाई हाँ इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो क्रिएट कर रहा होता है। तो एक बार ये भी पूछा गया था कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भाई विजन बता दो, तो इसमें जो विजन ऑफ गवर्नमेंट होती है वो बता दो। तो उसमें ऑप्शन था कि फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ आपका पीपल, तो वहाँ पे वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब ये ऐसा कॉमन सेंस की बात है, मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप ऑप्शन की हेल्प से बहुत आराम से कर दोगे। ठीक है, और एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलो, एक समरी रिपोर्ट होती है किसकी? जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करने वाली है गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक डिटेल्स होता है एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू का। चलो ये कुछ पॉइंट है, लिख लो, है ना। ये ऐसा डायरेक्ट ऐसे पेपर में सवाल बनते हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो वैसे, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ। यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऐसे लिख लो, विजन, विजन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट
इज fulfilling the aspiration of pupil। ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये लिख लो कि ये क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक आपका समरी होता है। क्या होता है? समरी रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस करने वाली है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ऑफ द गवर्नमेंट। और आप क्या लिख सकते हो, डिटेल्स लिख सकते हो। ये अलग अलग एक तरह से मान लो कि सारा डेफिनेशन एक तरह से ये बजट का ही है। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, एंड रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। जो भारत सरकार होती है उसका खर्चा और जो रेवेन्यू करेगी वो कहाँ से कितना करेगी, वो सारा कुछ इसमें बजट में दिया होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं। ये प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, तो पेन चेंज करते हैं थोड़ा। ये प्रिपेयर किया जाता है, ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, जो इसको पार्लियामेंट हाउस में प्रेजेंट करती हैं वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर हमारी फीमेल है, इसलिए मेरे मुंह से निकल रहा था कि फाइनेंस कौन करती है, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अभी लास्ट कुछ ईयर से तो वही प्रेजेंट करती हुई आ रही हैं। तो हमेशा जो बजट को प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, कुछ फैक्ट वाले सवाल हैं, ठीक है, ये द्वारा उपस्थित वित्त मंत्री और आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा ये किया जाता है। अभी कुछ आपके नॉर्मल सवाल हैं जो पेपर में सवाल बनते हैं, वो लिख लो। जैसे कभी आपसे ये पूछे कि जो आपका फर्स्ट बजट था, हिंदी वाले लिख लो, जो पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो फर्स्ट बजट प्रेजेंट बाई। तो आपके जो पहला बजट जो आपका प्रेजेंट किया गया था वो किया गया था सनमुखम चेट्टी। ठीक है, इनके द्वारा आपका पहला बजट पेश किया गया था। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए आपको? चलो सेकंड भी कभी कभी पूछ लेता है। सेकंड जो बजट है वो जो प्रेजेंट किया गया था, प्रेजेंटेड लिख लो, है ना। सेकंड, फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड और सेकंड बजट प्रेजेंटेड बाई जॉन मिथाई, जॉन मिथाई। तो जो सेकंड बजट मतलब प्रेजेंट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? जॉन मिथाई के द्वारा किया गया था। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद देखो, सबसे ज्यादा एक आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहे मोरारजी देसाई, उन्होंने 10 बार किया था। तो आपसे पेपर में सवाल बन जाता है कि सबसे ज्यादा किसने बजट पेश किया है। तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो, मोस्ट number of times, most number of times, most number of times budget presented, बजट प्रेजेंटेड। हिंदी वाले लिख लो कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स बजट प्रेजेंटेड वाई, इनका नाम है मोरार जी देसाई। कितनी बार किया है? टोटल 10 बार किया है। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ये जस्ट फैक्ट है, ठीक है। तो फैक्ट आपको रटने ही पड़ेंगे, है ना। और हम एक और चीज ध्यान रखो, यहाँ पर आपका एक कमेटी थी 1921 में, ये कमेटी बनी थी। उस कमेटी का नाम था ऑकवर्थ, 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 एक बार स्पेलिंग देख लेना, ऑकवर्थ कमेटी। ये जो आपकी कमेटी थी ना, इसने रिकमेंड किया था, इसने बोला था कि जो आपका रेलवे बजट है ना, इसने बोला था जो आपका रेलवे बजट है, रेलवे बजट अलग से आना चाहिए, अलग से आना चाहिए। अभी क्या होता है देखो, मैं बताता हूँ। अभी क्या होता है, एक ही बजट आता है, उसी में बात की जाती है किसको कितना पैसा दिया जाएगा, किसका कितना, किस सेक्टर में कितना पैसा। तो इस अकवर्ट कमेटी ने बोला था कि भैया रेलवे बजट अलग से आना चाहिए, रेलवे पे कितना पैसा कहाँ कैसे खर्च किया जा रहा है वो बजट बिल्कुल अलग होना चाहिए, इस जनरल बजट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो 1921 से आपका जो रेलवे बजट है वो अलग आता था, लेकिन इसका डी एंड होता है 2016 में।
2016 में एक कमेटी बनती है, विवेक देबरॉय कमेटी। ठीक है, 2016 में एक कमेटी बनती है, विवेक देबरॉय कमेटी। ठीक है, ये रिकमेंड करते हैं कि भैया जो आपका रेलवे बजट है वो अलग से नहीं होना चाहिए, और रेलवे और नॉर्मल जो बजट है उसको मिला के एक जनरल बजट आना चाहिए, तो 2016 के बाद आपका एक ही बजट होता है, उसमें सब रेलवे के सारा जो हिसाब किताब होता है एक ही बजट में होता है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और आपसे सवाल क्या बन सकता है अगर यहाँ फैक्ट से देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है कभी, मे भी शायद आगे लिखा हुआ है वो मैंने, चलो देखते हैं, एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, एक कभी कभी यहाँ से बन जाता है, बजट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंटरिम बजट और एक होता है आपका फुल टाइम बजट। ठीक है, अंतरिम बजट और एक होता है पूर्णकालिक बजट। जो ये इंटरिम बजट आता है ना, ये आता है जब इलेक्शन ईयर में, जब आपका इलेक्शन ईयर होता है तब आता है। जैसे देखो सुनो, सपोज आपका बजट आना है फरवरी में, ठीक है, और इलेक्शन सपोज एक यहाँ पर अभी बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी ने यहाँ पर सब घोषणा कर दी कि भाई ये खर्चा करेंगे, इस सेक्टर में इतना पैसा, यहाँ से इतना टैक्स होगा, इतना खर्चा करेंगे। सपोज उस साल इलेक्शन थे, और यहाँ पर इलेक्शन में सपोज जुलाई में इलेक्शन का रिजल्ट आया और वहाँ पर कांग्रेस जीत गई। अब ये बीजेपी वाला थोड़ी ना चलेगा, इन्होंने जो अपने बड़े बड़े वादे किए थे, अब कांग्रेस अपना बजट लेके आएगी। तो ये जो इंटरिम बजट आता है, ये जब आपका बजट आने से लेके जब तक फाइनल उस साल में इलेक्शन नहीं हो जाएगा, वो फाइनल इलेक्शन तक का बजट होता है। फिर बाद में जो सरकार आती है वो अपना अलग से बजट लेके आती है, फिर उसको फुल टाइम बजट का दर्जा दिया जाता है। तो इंटरिम बजट और फुल टाइम बजट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप कि यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि भैया जो गवर्नमेंट बजट होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या फंक्शन होता है, बहुत सिमिलर होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बस ऑप्शन दे देगा। तो देखो, ऑब्जेक्टिव जीडीपी ग्रोथ के लिए, ठीक है, ऑब्वियसली हमारा बजट फोकस करेगा ना जीडी, हम ऐसा बजट लेकर आ पाएँ, ऐसी सेक्टर में पैसा लगा पाएँ जिससे हमारी जीडीपी ग्रो हो। री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा पैसा है, उसको हम रीअलोकेट कर पाएँ। जैसे सपोज हमने लास्ट ईयर एनर्जी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया था, या एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया था, या जिस भी सेक्टर पे हमने फोकस किया था शायद उस पर उतना नहीं करना चाहिए था, उसको रीअलोकेट किया जाए कि चलो अब कि इतना परसेंट इसमें इतना रखते हैं, इस सेक्टर में इतना परसेंट रखते हैं। तो रीअलोकेट ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि रीजनल ग्रोथ को लेके चलें, मतलब हर क्षेत्र में हम अपना एक जो हमारी रीजनल ग्रोथ हो वो बैलेंस हो, ऐसा ना हो एक क्षेत्र को हम बहुत अच्छा कर दें और एक क्षेत्र पे हम ध्यान ना दें। तो ये हमारे एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ये ऑप्शन में दिए होते हैं, तो ऑप्शन की हेल्प से आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद जैसे फंक्शन रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ भाई ये फंक्शन है रीडिस्ट्रीब्यूशन, अभी समझाया, ये ही रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एलोकेशन करना, किसको कितना पैसा देना है, किस सेक्टर में कितना पैसा लगाना है, ये फंक्शन होता है। स्टेबलाइजेशन करना, ये इसका फंक्शन होता है। स्टेबलाइजेशन अभी मैं आगे भी पढ़ाऊंगा अच्छे से, ये क्या होता है उसको आगे भी देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कंपोनेंट देखते हैं बजट के। ये मानो इस टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो आपका जो बजट बनता है, ठीक है, जो आपका बजट होता है उसमें क्या होगा, रेवेन्यू होगा। क्या होगा उसमें, रेवेन्यू होगा, और उसमें किस में डिवाइड करेंगे हम, कैपिटल में डिवाइड करेंगे। रेवेन्यू वो चीज़ें आती हैं रेवेन्यू में, जो देखो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं। रेवेन्यू में वो चीज़ें आती हैं जो आप फ्रीक्वेंटली खर्चा कर, मतलब फ्रीक्वेंटली हो रहा है, जिसमें ट्रांजैक्शन या तो आ रहा है पैसा या जा रहा है। कैपिटल में वो पैसा आता है, कैपिटल में वो चीज़ें आती हैं जो फ्रीक्वेंटली नहीं होती, रेयर होती हैं। ठीक है, अब रेवेन्यू में देखो दो पार्ट में से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, दो पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। एक रिसीप्ट को ज़्यादा कंफ्यूज मत करना, जब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा होता है, जब गवर्नमेंट की इनकम हो रही होती है उसे रिसीप्ट बोलते हैं, और जब गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा होता है उसे एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो देखो, और इसको भी, कैपिटल को भी दो पार्ट में बांटा गया है, कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट का बार बार खर्चा हो रहा होगा,
तो वो किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। एक ऐसा होगा कि गवर्नमेंट को बार बार पैसा आ रहा होगा, तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट में होगा। एक होगा कि गवर्नमेंट का खर्चा तो हो रहा है लेकिन वो खर्चा बार बार नहीं होता, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। एक होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आ तो रहा है लेकिन बहुत जल्दी नहीं आता, फ्रिक्वेंटली नहीं आता। ठीक है, इसको देखो ऐसा लगा, ऐसे लिख लो कि ये ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली नहीं होता, ये ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, ये ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली नहीं होता है। यहां पे लिख लो, ये है ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली होता है, ये ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली होता है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन का मतलब पैसा आना, भी पैसा आ रहा है तो रिसीप्ट, पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर, पैसा आ रहा है तो रिसीप्ट, पैसा जा रहा है तो एक्सपेंडिचर। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है, यहाँ से सवाल दे देगा, ऑप्शन दे देगा कि ये बताओ ये ऑप्शन किस में आएगा, तो हमें अब वही देखना है। तो चलो अब मैं पेन चेंज करता हूँ। अब आप मुझे बताओ, जैसे जीएसटी है, टैक्स, चलो टैक्स लेके चलते हैं, टैक्स में कोई भी टैक्स आ गया, इनकम टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, सारी चीज़ें आ गई। गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स आ रहा है तो सबसे पहले बताओ गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, इनकम हो रही है। आप बोलोगे भैया इनकम हो रही है। अब ये बताओ गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आता है वो फ्रिक्वेंटली आता है, मतलब बार बार आता है, या बहुत कम देखने को मिलेगा। आप बोलोगे भैया कैसी बात करते हो, हर महीने आ रहा है, हर इंसान टैक्स भर रहा है, हर महीने हर दिन टैक्स भरा जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास बार बार पैसा आ रहा है जो टैक्स, और गवर्नमेंट के पास आ रहा है, गवर्नमेंट की कमाई हो रही है, तो किस में आएगा, रिसीप्ट में आएगा। टैक्स में बहुत सारे टैक्स हो गए, जीएसटी, एक्साइज, ये सारे टैक्स। ठीक है, तो टैक्स किस में आएगा, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। किस में आएगा, रेवेन्यू के रिसिप्ट में आएगा। ठीक है, टैक्स हो गया आपका। और जैसे एक चीज़ बताओ मुझे, गवर्नमेंट ने सपोज मेरे को आप ऐसे बताओ, गवर्नमेंट ने किसी दूसरे देश को लोन दे दिया है ना, तो लोन जो देगी गवर्नमेंट वो किस में देगी, तो गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। और लोन ऐसे तो है नहीं कि किसी देश को बार बार दे रहे हैं कि भैया आज ले जाओ, 15 दिन बाद फिर लोन ले जाना, 2 महीने बाद फिर लोन ले जाना, बहुत रेयर ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है और रेयर हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने किसी कंट्री को लोन दिया, तो ये किस में आया, एक्सपेंडिचर में आया। अब वो कंट्री क्या कर रही है, लोन तो नहीं चुकता कर रही, लेकिन उसका ब्याज हर महीने दे रही है। जैसे सपोज किसी को 100 करोड़ गवर्नमेंट ने दे दिया, अब दूसरा देश क्या कर रहा है, 100 करोड़ नहीं लौटा रहा, लेकिन उसकी जो जिस ब्याज पे दिया है वो ब्याज हर महीने दे रहा है, तो वो उसकी जो ब्याज आ रही है वो फ्रीक्वेंटली आ रही है, और उससे क्या हो रही है, गवर्नमेंट की कमाई हो रही है, रिसीप्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो आपका इंटरेस्ट ऑफ लोन रिसीव हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ लोन रिसीव्ड, समझ में आ गया ना, इसमें कोई क्लियर होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे भैया समझ में आ गया। अच्छा, ये लोन दिया तो गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, लेकिन कभी कभी हमारा देश भी तो दूसरी जगह से लोन लेता है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, अलग अलग जगह से हम लोन लेते हैं। तो हम लोन ले रहे हैं, लोन बार बार तो नहीं लिया जाता, तो अगर हम लोन लिया तो हमारी क्या हुई, हमारे पास पैसा आया मतलब रिसीप्ट, इनकम आई गवर्नमेंट के पास। लेकिन भैया लोन लिया हमने, अब हमें उसकी हर महीने ब्याज भी देनी पड़ेगी, तो वो हमारा हर महीने हो रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो वो इसमें आएगा, इंटरेस्ट ऑफ लोन गिवन, जो हर महीने इस लोन का ब्याज दिया जा रहा है। लोन दिया मतलब लोन हमने किसी से दिया, कर दिया क्या मैंने, लिया लिखो, लोन लिया। अगर हमने किसी से लोन लिया तो वो हमारी इनकम में आया, कैपिटल हमारा पैसा बढ़ा, लेकिन भैया हमें हर महीने उसकी ब्याज भी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। और आपको देखो, और आपको क्या समझ में आना चाहिए, जैसे एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया आपने क्या कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैं डिसइन्वेस्टमेंट बताओ, जैसे सुनो, गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ थी, सपोज गवर्नमेंट के पास आज इंडियन रेलवे, कल को वो इंडियन रेलवे को प्राइवेट हाथों में बेच दे, मुकेश अंबानी को दे दे, ठीक है, किसी अडानी को दे दे, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने पास जो चीज़ है उसको बेच रही है, उस चीज़ को बेचने को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और जब डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, किसी को वो चीज़ बेच रही है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अभी इंडियन रेलवे किसी प्राइवेट हाथों में जाएगी तो वो पैसे में खरीदेगा ना, वो उसको पैसे देगा उस चीज़ के लेने के। तो यहाँ पर
किस में आएगा। और ऐसा तो है नहीं कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है हर महीने होता है भाई, अगर इंडियन रेलवे को बेचा जाएगा तो अब कई सालों बाद एक बार बेचा जाता है, ठीक है। तो डिस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो किस में आता है, कैपिटल इनकम में या कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। डिसइन्वेस्टमेंट समझ गए ना, कि गवर्नमेंट के हाथों में कोई प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के हाथ में कोई चीज़ है, वो उसने क्या कर दिया, बेच दी, ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। अब वो कोई सेक्टर, सपोज इंडियन रेलवे कोई बेच दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट हाथों में दे दी, या अपनी कोई ज़मीन बेच दी, कोई अपना पावर प्लांट बेच दिया, कुछ भी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आए। और आपको यहाँ पर और क्या पता होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट ओन्ड कोई लैंड है, यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देता हूँ डिसइन्वेस्टमेंट के, इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड, लिख लो पूरा लिख देता हूँ, गवर्नमेंट ओन्ड लैंड हो गई, ठीक है। और आपका सपोज गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड बेच देगी सरकार, तो आपको मैं बॉन्ड आगे पढ़ाऊंगा, जब हम बैंकिंग वाला सिस्टम करेंगे तब मैं बॉन्ड पढ़ाऊंगा। जब गवर्नमेंट बॉन्ड बेचेगी तो बॉन्ड के बदले उसे पैसा मिलता है, और बॉन्ड फ्रीक्वेंटली नहीं बेचा जाता, तो बॉन्ड भी इसी में आता है, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। ये सारे एग्जाम्पल भाई मेरे पूछे गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। और हम थोड़ा इसको एक सेकंड, है ना, हम इसके इसके एग्जाम्पल ये हो गए इधर, और एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल इधर दे देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, लोन दिया, ठीक है, वो मिक्स हो जाएंगे नहीं तो, है ना, लोन दिया। अच्छा, एक्सपेंडिचर के और क्या हो सकते हैं, सपोज ये तो हो गया तुमने लोन दिया, और एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है, जो तुमने ये लोन लिया था, ये जो लोन लिया था, कभी ना कभी तो इसका रीपेमेंट करोगे, तो वो भी तो आपका खर्चा होगा, और लोन एक बार ही तो वापस होगा, हाँ इंटरेस्ट हर महीने दे रहे हो, लेकिन अब एक बार आपने लोन लिया, फिर एक साल बाद सपोज लोन दे दिया, तो रीपेमेंट ऑफ लोन करोगे, तो वो भी तो फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन नहीं है, और गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन। यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन किस में आएगा। अच्छा सर, कल को सपोज मैं कोई बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, है ना, कोई रोड बनवा रहा हूँ, कोई बिल्डिंग बनवा रहा हूँ, अब बिल्डिंग कोई डेली तो बनती नहीं है, रोड कोई डेली तो बनते नहीं है, लेकिन सरकार का खर्चा आ रहा है तो एक्सपेंडिचर में आएगा। सपोज स्कूल बनवा रहा हूँ, सपोज हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक ही बार खर्चा आएगा, तो ये आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन एक सेकंड हम यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि पार्टीशन कर पाए, ठीक है। हाँ, हम मैं क्या कह रहा था, हाँ, अगर हम ये बिल्डिंग स्कूल वगैरह बनवा रहे हैं, तो ये तो अब जैसे कोई स्कूल बनवाया तो वो डेली तो बनेगा नहीं, लेकिन कभी पेपर में ऐसे पूछ लेगा कि भैया बता दो मेंटेनेंस किस में आएगा, तो भैया मेंटेनेंस तो हर 2 महीने बाद, हर 6 महीने बाद होता ही रहता है, तो वो बार बार होने वाला खर्चा, बार बार होने वाला खर्चा रेवेन्यू में आता है। तो यहाँ पे लिख लो मेंटेनेंस ऑफ एनी बिल्डिंग, एनी स्कूल, कुछ भी मेंटेनेंस जहाँ वर्ड आ जाएगा, चाहे मेंटेनेंस ऑफ स्कूल आ जाए, मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल आ जाए, वो देखा होगा आपने फ्रीक्वेंट होता है, और जो फ्रीक्वेंट होता है वो रेवेन्यू में आता है, और अगर खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंडिचर में आ रहा है, और रिसिप्ट में होता, अगर इनकम मिल रही होती तो वो आपका किस में आता, इनकम में आता, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, ठीक है, इतने एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर के याद रखो, ये सब पूछे गए हैं। और अच्छा, एक पूछा गया था कि अगर हमारे देश को कहीं से ग्रांट मिल रहा है, ग्रांट मतलब किसी भी देश ने हमारे देश को बोल दिया कि भाई तुम्हें ये ग्रांट है, ये ले लो, हम तुम ये पैसे वापस मत करना, ठीक है। तो अगर ग्रांट मिल रहा है ना, ग्रांट, तो वो गवर्नमेंट की क्या हो रही है, उससे कमाई हो रही है, और ग्रांट मिलता रहता है, ऐसे नहीं कि कभी ग्रांट कहीं कहीं से मिलता रहता है, तो ग्रांट आपका फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन में आता है, और मिल रहा है तो इसलिए ग्रांट आपका किस में आ जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा, ठीक है। और बस इतना ध्यान रखो, कोई नया अगर एग्जाम्पल भी बन जाए तो आपको बस इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर कोई नया एग्जाम्पल भी बन रहा है तो एटलीस्ट आप इतना समझ पाओ कि कौन जो अगर बार बार खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहा है, अगर बार बार कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आ रही है, अगर कोई खर्चा बहुत रेयर होता है वो एक्सपेंडिचर में, और कहीं से पैसा बहुत रेयर आता है तो वो रिसिप्ट में, ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में और एग्जांपल लिख लो जहाँ से पेपर बनता है, पेपर में सवाल बनता है, ठीक है। यहाँ तो हो गया ग्रांट हमें मिल रहा है, ग्रांट मिलना, एक ऐसा भी तो होता होगा हम भी तो दूसरी कंट्रीज को ग्रांट देते हैं, तो वो हम ग्रांट देते रहते हैं, तो ग्रांट देना,
ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर में आ जाए। ग्रांट देंगे तो खर्चा होगा। सपोज आज गवर्नमेंट जो पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, अब पेंशन हर महीने आती है, फ्रीक्वेंट है, और एक्सपेंडिचर है, सरकार का खर्चा हो रहा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। सब्सिडी देती है बहुत सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट, तो वो हर महीने हर साल मतलब देती रहती है, बहुत फ्रीक्वेंट देती रहती है, कभी कभी बिजनेसेस पे बहुत सारी चीज़ों पर सब्सिडी देती रहती है, तो वो किस में आएगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और कोई एग्जाम्पल याद करो, चलो एक दो एग्जाम्पल आप बताओ मुझे नीचे कमेंट करके ना, एक दो एग्जाम्पल बताओ नीचे कमेंट करके कि और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। इतने आप मस्ट याद रख लो, पेपर में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये आज के लेक्चर का। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। ये जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? देखो, हमारा जो बजट है ना, जो हमारा बजट है वो जो तैयार किया जाता है, मैक्सिमम जो जो बजट तैयार किया जाता है वो बिल्कुल जो हमारा प्रीवियस बजट होता है, हमने कहाँ पैसा खर्च किया, जो हमारे प्रीवियस ईयर बजट होते हैं उनके अनुसार किया जाता है कि अच्छा इस सेक्टर में 10% था तो ठीक है इस बार 11% बढ़ा दो, या इस बार 8% से कम कर दो। लेकिन जीरो बेस्ड बजट आपका पहली बार 1970 के दशक में इंट्रोड्यूस किया गया था यूएसए में। जीरो बेस्ड बजट ने कहा कि भैया पिछली साल का हमारा क्या बजट था, हमें कुछ उससे लेना देना ही नहीं है, हम इस साल का जो बजट बनाएंगे वो नए सिरे से बनाएंगे, और जिस भी सेक्टर में जिस भी मिनिस्ट्री को हम कितना पैसा अलॉट करेंगे वो मिनिस्ट्री उसका फुल जस्टिफिकेशन देगी। ऐसे नहीं कि भैया पिछली बार तो तुमने 10% दिया था, इस बार 3% ही क्यों दे रहे हो हमको। तो समझ गए ना, पिछली बार तो तुमने 500 करोड़ दिए थे, इस बार 200 करोड़ ही दे रहे हो। तो अगर आपको पिछली बार 500 करोड़ दिए, इस बार भी 500 करोड़ चाहिए, तो फुल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा उसका। तो यहाँ पर है री इवेल्यूशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एवरी ईयर व्हेन बजट प्रोविजन आर मेड। हर एक एक्टिविटी को री एवेल्यूएट किया जाता है और किस सेक्टर में कितना पैसा जाएगा वो एकदम जीरो से शुरुआत की जाती है। पिछले जो आपके बजट होते हैं, पिछले साल के जो बजट होते हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बेस, ये चीज़ ध्यान रखना जीरो बजटिंग के बारे में। नो एक्सपेंसेस आर ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड एंड ईच डिपार्टमेंट और टीम मस्ट जस्टिफाई इट्स बजट फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत होता है, नॉट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर बजट। ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो जीरो बेस्ड बजट से सीजीएल में भी सवाल बना है, एमटीएस 2024 में भी सवाल बना है, तो ध्यान रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अच्छा अब थोड़ा सा समझते हैं एसेट वर्सेस लायबिलिटी। समझ में आता है आपको एसेट वर्सेस लायबिलिटी क्या होता है? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम समझ लेते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं और लायबिलिटी क्या होते हैं। लायबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं एक बार देख लें। देखो एसेट्स क्या है मैं बताता हूँ। एसेट्स वो है कोई किसी चीज़ में तुमने इन्वेस्ट कर दिया और तुम्हारे पास वो चीज़ आने के बाद दिन पे दिन उसकी कीमत बढ़ रही है, तो वो एसेट है। एग्जाम्पल से समझोगे, आई नो आप, मुझे पता है। देखो कल को जैसे आपके फादर ने आज से 10 साल पहले कहीं एक प्लॉट खरीदा था, सपोज उस वक्त वो 10 लाख रुपए में खरीदा था। आज 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर, सपोज ये 2015 में खरीदा था, आज उसकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई होगी? लगभग 30 लाख हो गई होगी। ठीक है, लगभग 30 लाख 2015 से लेकर 2025 तक। तो इस प्लॉट में आपके पापा का कोई खर्चा नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपको दे ही रहा है। और जब ये दे ही रहा है तो ये क्या हो गया? एसेट्स हो गया। वहीं पर मैं ये बोल दूं कि आज आपके फादर ने एक कार खरीद ली, सपोज कार की कीमत है 15 लाख। अब क्या होगा? एक तो दिन पे दिन इस कार की कीमत घटेगी, एक तो इसकी कार की कीमत दिन पे दिन घटेगी सच, और ऊपर से ये तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी हो गई, एक लाइबिलिटी हो गई। लाइक आप इसका मेंटेनेंस में खर्चा करोगे हर महीने, हर 3 महीने बाद, हर 4 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, हर दिन अगर आप इसे चला रहे हो तो पेट्रोल डीजल जो भी लगता है वो इसमें खर्चा करोगे। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आपका खर्चा होगा। तो जो जितनी प्राइस में आपने खरीदा है दिन पे दिन उसकी प्राइस कम होती जाए और साथ में उसमें और एक्स्ट्रा आपको पैसा लगाना पड़े, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। इसीलिए बोलते हैं आपको जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो लायबिलिटी पे नहीं, वो अपने एसेट्स को पे खर्चा करना चाहिए, अपना एसेट्स बनाने चाहिए लाइफ में। आगे चल के एसेट्स काम आते हैं। दिखावे की ज़िंदगी जियो, लेकिन इतनी भी नहीं कि कल को ज़रूरत पड़े तो आपके पास उतनी चीज़ें हो ही ना। ठीक है, तो आपके पास एसेट्स भी होना ज़रूरी है। अच्छा मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। अभी आपकी एज क्या है? सपोज 20 से 25 साल के होंगे आप। कितनी एज होगी आपकी? 20 से 25 साल। आप बताओ आप अपनी फैमिली के लिए क्या हो, एसेट्स हो या लायबिलिटी हो?
तो देखो, जिस दिन से आप पैदा हुए हो उसी दिन से तुम्हारे पापा ने पहले तुम्हारा, जो तुम सूसू कर लेते थे उसके लिए डायपर लेके आते थे, कपड़े लेके आते थे, फिर उसको बाद तुम्हें स्कूल में बिठाया। जिस दिन से तुम पैदा हुए उसी दिन से तुम्हारे फादर, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे घर वाले तुम पर खर्च कर रहे हैं। तो अभी क्या हो, तुम उनकी लायबिलिटी हो, ठीक है। लेकिन 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 आप इस चीज़ को, खुद को लायबिलिटी ना बना के अपने आप को एसेट्स बना सकते हो, है ना। अपने आप को राजा बेटा साबित कर सकते हो, राजा बेटी साबित कर सकते हो। कब आप अपने घर वालों के लिए एसेट्स कब बन जाओगे, जब आपकी जॉब लग जाएगी। और जब जॉब लग जाएगी तो हर महीने आप कुछ ना कुछ अपने घर वालों को दोगे ही, अपने घर वालों से कुछ नहीं लोगे। तो उस दिन के बाद आप अपने घर वालों के क्या बन जाओगे, एसेट्स बन जाओगे। तो अपने घर वालों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं, लायबिलिटी नहीं, उनके लिए एसेट्स बन के दिखाओ, उनके लिए संपत्ति बन के दिखाओ, ठीक है। समझ गए एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है। आई होप कि आप एसेट्स और लायबिलिटी समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हमारा है टाइप्स ऑफ बजट। क्या है, बजट के प्रकार हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, बजट हमारा एक तो होता है सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट, एक होता है बैलेंस्ड बजट। हमारा मतलब सरप्लस बजट तो किसी कंट्री का होता नहीं और हमारे इंडिया का तो कभी रहा ही नहीं। अधिशेष बजट, घाटे का बजट, संतुलित बजट। हमारा हमेशा कैसा बजट रहता है, डेफिसिट बजट रहता है। अभी क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, सरप्लस बजट में क्या है कि सरकार ये कह रही है कि भैया जो हम तुम्हारे से टैक्स वगैरह ले रहे हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं, हमारी कमाई ज़्यादा हो रही है, और जो हम खर्चा कर रहे हैं वो कम हो रहा है। मतलब हमारे पास पैसा इतना आ रहा है कि खर्च करने को नहीं है। मतलब एक होता है ना, बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा आता है कि भाई अब खर्च कहाँ करें, उसका खर्च करने का वो ही नहीं मिल रहा रिसोर्स कि कहाँ खर्च करें, इतना खर्च करते हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत अरबपति होते हैं वो गाड़ियों में और ऐसे उल्टा सीधा पैसा खर्च करते हैं, फिर भी उनसे पैसा खर्च नहीं होता। भाई कितना ही कर लेगा एक इंसान, 1 करोड़ 2 करोड़ पर मंथ कर लेगा और कहाँ ही कर लेगा, ठीक है। तो सरप्लस बजट वही होता है जब कंट्री ये बोले कि भैया हमारे पास बहुत कमाई है, हमारे पास इतना पैसा है कि हमको खर्च करने को नहीं बन रहा है। तो भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ पर रिसीप्ट ज़्यादा हो और मतलब सरकार की कमाई ज़्यादा हो, सरकार का खर्चा कम हो, उसको बोलते हैं सरप्लस बजट। एक होता है डेफिसिट बजट, जहाँ पर सरकार का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, खर्चा ज़्यादा हो और कमाई कम हो। उसको हमारा जो बजट कैसा रहता है, हमारा जो बजट रहता है यही रहता है, ठीक है। हमारे सरकार के खर्चे ज़्यादा हैं और कमाई कम है। आप बोलोगे भैया कमाई कम है तो अब सरकार के पास खर्चा कैसे करती है, तो भैया इसके लिए सरकार क्या लेती है, लोन लेती है बहुत सारे देशों से। और उसका इंटरेस्ट अगर आप सुन लोगे ना, इतना इंटरेस्ट जाता है। आप चलो, आपको पता है तो आप बताओ, हमारे जो कमाई हो रही है उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा हमने जो लोन ले रखा है उसके ब्याज में चला जाता है। लोन वापस करना तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और बैलेंस्ड बजट का मतलब होता है जहाँ पर खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर और आपका जो कमाई है वो बराबर हो। रिसीप्ट जितना जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर रहे हो, कोई ब्याज नहीं ले रहे हो, है ना। सॉरी, किसी से कोई ब्याज पे पैसे नहीं ले रहे हो, किसी से कुछ नहीं ले रहे हो, किसी के मोहताज नहीं हो लाइफ में। जितना कमा रहे हो उतना खर्च कर लेते हो, समझ गए ना, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा फिस्कल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट के बारे में। देखो, फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, हमारा जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रिसीप्ट कम होता है, और इसमें हम क्या एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब बताए, देखो सरकार क्या दिखा देती है मैं बताता हूँ। वो फिस्कल डिफिसिट में सामने आता है। बजट में क्या दिखा देगी कि भैया हमारा एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि वो क्या ले लेती है, लोन ले लेती है। दिखा देती है हमारी कमाई भी, मतलब अपनी कमाई में लोन को भी दिखा देती है। लेकिन फिस्कल डिफिसिट एक्सपोज करता है सरकार को कि भैया आप ये दिखाओ, अपना फिजिकल डिफिसिट दिखाओ, राजकोषीय घाटा दिखाओ, ठीक है। और इसमें जो तुमने लोन लिया है ना उसे उसे हटा दो, लोन को इंक्लूड मत करो। अब जब जब पता चलेगा तुम्हारा एक्चुअल में कितना घाटा हो रहा है, ठीक है। तो फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, जब हमारा एक्चुअल हम एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होता है, रिसीप्ट हमारा कम होता है, और इसमें जो हमने लोन लिया, जो हमने बोरो कर रखा है पैसा, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। इसमें क्या नहीं करते, हम इसमें इंक्लूड नहीं करते जो हमने पैसा बोरो किया हुआ है। ये दिमाग में बात अच्छे से रख लेना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रेवेन्यू डिफिसिट की, कि मेरा रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, तो रेवेन्यू डिफिसिट होता है जब आपका एक्सपेंडिचर, अब चलो एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में लिखता हूँ, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, रेवेन्यू कम होता है। और इसमें हम क्या इंक्लूड कर लेते हैं, जो हमारा जो हमने पैसा कर्जा लिया है ना, जो हम उसका ब्याज दे रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है। इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेब्ट्स, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट में हमारा जो पेमेंट होता है इंटरेस्ट का, जो हमने डेब्ट्स ले रखे हैं, जो हमने ब्याज पे पैसा ले रखा है, जो उसकी ब्याज होती है, वो खर्चा भी लगा के, अगर वो खर्चा भी मैं एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर दूं, उसके बाद मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है और रेवेन्यू कम आ रहा है, तो वो होता है मेरा रेवेन्यू डेफिसिट। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो बजट वाला टॉपिक था, बजट वाला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमारा यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट होता है टैक्स के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टैक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलोगे भैया बहुत अच्छे से समझ में आता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है क्या होता है? तो देखो, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को, और इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि आप किसी और को देते हो और कोई और गवर्नमेंट को देता है। मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। पे आप ही कर रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हो। अब थोड़ा सा समझते हैं। जैसे सपोज आप जो इनकम कमाते हो, सपोज आपकी इनकम इतनी है जो कि टैक्सेशन मतलब टैक्सेशन में आती है, आपकी टैक्सेबल इनकम है। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा? इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और जब आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा तो वो डायरेक्टली आप चालान जमा करोगे, चालान भरोगे, तो डायरेक्टली किसके अकाउंट में जा रहा होगा? वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा होगा। तो डायरेक्टली आप किसको दे रहे हो? गवर्नमेंट को दे रहे हो। साथ ही में कैपिटल टैक्स, तो कैपिटल टैक्स जो आप जैसे बॉन्ड बेच रहे हो, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों में आपको क्या देना पड़ता है? गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। सपोज कॉर्पोरेट कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसका आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा देना होता है। तो ये डायरेक्टली पेड होता है गवर्नमेंट को। और ये नॉन लिख लो, नॉन ट्रांसफेरेबल होता है। नॉन ट्रांसफेरेबल का मतलब क्या होता है बताओ यहाँ पर? नॉन ट्रांसफेरेबल का मतलब होता है ये आप एक इंसान से दूसरे इंसान पर नहीं मतलब बोल सकते हो, मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आपकी इनकम एक साल में 30 लाख रुपए हो रही है, तो जो आपको इस पर इनकम टैक्स देना है, तो आप श्याम से जाके नहीं बोल सकते हो कि भैया श्याम तुम मेरा टैक्स दे दो। आप ही को अपना टैक्स देना पड़ेगा। ये नॉन ट्रांसफेरेबल इन नेचर होती है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स की। अब इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि जो इनडायरेक्टली पेड किया जाता है गवर्नमेंट को। जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी हो गया। ये सारे टैक्सेस जो हैं इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं। अभी इनको आगे हम अच्छे से समझेंगे। अब जैसे जीएसटी क्या है? जैसे किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। जैसे किसी प्रोडक्ट पे यहाँ पर जीएसटी लगना है, ठीक है। तो अभी जैसे क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर कोई टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, या सपोज कोई एक प्रोडक्ट एक हम कोचिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज 1,000 रुपये फीस थी, 1,000 रुपये फीस थी। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई जितना तुम इनकम अर्न कर रहे हो उस पर हम 10% जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। हम 10% जीएसटी लगाएंगे। अब एक तो हो सकता है कि ये जो कोचिंग सेंटर है ये अपनी जो फीस है वो 1,000 ही रखे, और जो अपना प्रॉफिट हो रहा था प्रॉफिट में से 10% अपना किसको दे दे? गवर्नमेंट को दे दे। लेकिन ये ऐसे भी कर सकता है कि भैया हमारा जो प्रॉफिट था हम तो वो प्रॉफिट मेंटेन रखेंगे, जो हम टैक्स लेंगे वो बच्चों से लेंगे। अब हम बच्चों से 1,000 फीस ना लेके अब हम कोचिंग की फीस कर दी 1,100 रुपये। कोचिंग की फीस कितनी कर दी? 1,100 रुपये। तो इस ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने अपना जो टैक्स देने की बजाय बच्चों पर ट्रांसफ़र कर दिया। इसीलिए बोलते हैं इसको ट्रांसफेरेबल टैक्स। ये कैसा टैक्स है? ट्रांसफेरेबल टैक्स है, ठीक है। कस्टम ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना। अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जीएसटी के बारे में क्या क्या सवाल बनते हैं इन सबको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। और जीएसटी को देखो, जीएसटी में जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुआ, ठीक है। कुछ मेजर सवाल है जो डायरेक्ट फैक्ट से बन जाते हैं। जीएसटी अगर इंडिया की बात करते हैं तो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये चीज़ पता होना चाहिए। अच्छा, इंडिया में तो ये हुआ, मतलब हमने ये जीएसटी का प्रावधान है कहाँ से लिया? ओरिजिनल आइडिया किसका था? तो ये लिया है हमने कनाडा से। ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, जो जीएसटी बिल पास किया गया था, फर्स्ट स्टेट बताओ जिसने, फर्स्ट स्टेट टू पास जीएसटी बिल,
तो आप बोलोगे फर्स्ट स्टेट जिसने जीएसटी बिल को पास किया था वो कौन सी थी? असम। ठीक है। अच्छा, ये इसने पास किया था, लेकिन पहली स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया था जीएसटी को, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, तो ये है तेलंगाना। और भाई देखो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ पढ़ लिया करो। आप यकीन नहीं मानोगे, अभी 2:15 हो रहे हैं रात के, ठीक है, और अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर सुबह ऑफिस भी जाना है, सुबह का ऑफिस भी है, ठीक है, सुबह ऑफिस भी जाना है। अब देख लो कि कितने घंटे की मैं नींद ले रहा हूँ आपके, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऑफिस से आके पूरा पीपीटी बनाना, फिर जाके लेक्चर एक रिकॉर्ड करना, ठीक है, सारा चीज़ें एक हैंडल करना, फिर पीपीटी, मतलब बहुत मेहनत करता हूँ भाई, है ना। अभी पूरा शाम का बैठा बैठा अभी इतना बज रहा है, 2 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ यार पढ़ लिया करो भाई, है ना, प्लीज़, दिस इज़ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेट टू पास जीएसटी बिल, ठीक है। और अपना यार फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो ना, फीडबैक ज़रूर शेयर किया करो एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद आपका जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये मैं बता चुका हूँ। और क्या इनडायरेक्ट, देखो सीजीएल मेंस में शायद ये सवाल पूछा था कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है, तो बहुत आसान आसान सवाल भी मेंस में पूछे जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो जीएसटी काउंसिल होती है, उसके जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं ये बता दो। जीएसटी काउंसिल चेयरमैन, तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर आपको जीएसटी के बारे में ऐसा और कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो एक्साइज ड्यूटी बता दो, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। सबसे पहले ध्यान रखना, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर जीएसटी नहीं लगता, सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ही लगता है, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल पर जीएसटी नहीं, एक्साइज ड्यूटी ही लगता है आज भी, ठीक है। डीजल हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। और एक्साइज ड्यूटी होता क्या है ये बताओ चलो। तो एक्साइज ड्यूटी उन गुड्स पे लगता है जो विद इन कंट्री यहाँ पर प्रोड्यूस की जाती हैं, विद इन कंट्री प्रोड्यूस की जाती हैं, उन पर लगता है यहाँ पर क्या, एक्साइज ड्यूटी। और जो कस्टम ड्यूटी है, वो कस्टम ड्यूटी लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ और चीज़ें हमें पढ़नी है। पेपर टैक्स, जस्ट बेटा सेकेंड, यहाँ पर पेपर टैक्स में ये थोड़ा पीछे वाली आ गया है, ठीक है। पेपर टैक्स समझाता हूँ, पेपर टैक्स क्या होता है। देखो, पेपर टैक्स वो टैक्स होता है, दिखने में तो टैक्स ऐसा लगेगा कि भाई इसमें सरकार की कितनी कमाई हो रही है, लेकिन एक्चुअल में सरकार की उतनी कमाई नहीं होती। मतलब एक होता है ना, कागजों पे तो दिखता है कि भाई कमाई बहुत हो रही है ना, सामने से तो दिखता है पेपर टैक्स, मतलब सामने से तो पेपर्स में तो ऐसा दिखता है कि बहुत कमाई हो रही है, लेकिन एक्चुअल में इतनी कमाई नहीं होती। इसमें 2 टैक्स आते हैं पेपर टैक्स में, ठीक है, और बहुत कम रेवेन्यू होता है पेपर टैक्स से। एक होता है वेल्थ टैक्स, ये भी इसको पेपर टैक्स बोलते हैं, और एक होता है आपका गिफ्ट टैक्स। देखो, वेल्थ टैक्स ऐसा नहीं है कि वेल्थ टैक्स क्यों सरकार के पास ज़्यादा कमाई नहीं हो पाती, क्योंकि एग्जैक्ट इंसान के पास कितनी वेल्थ है उसका असेसमेंट करना, उसका आकलन करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एक्चुअल वेल्थ क्या होता है, अब इंसान अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करा के, मतलब बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ करता है, एक दूसरे के अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, तो वहाँ पर एक्चुअल जो इंसान की वेल्थ है वो नहीं हो पाती है, लोग उसको हाइड कर जाते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट का ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता। तो एक तो वेल्थ टैक्स पेपर टैक्स के अंदर आता है। अब जैसे गिफ्ट टैक्स भी, गिफ्ट टैक्स में भी क्या होता है कि अगर आप किसी को 50,000 से ज़्यादा का गिफ्ट दे रहे हो तो वो टैक्सेबल में आता है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसका भी अब कौन इतना ध्यान रख रहा है कि कौन किसको ध्यान, मतलब टैक्स दे रहा है। तो पेपर टैक्स बस ये ध्यान रखो कि इससे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है बहुत कम होता है, और ये 2 टैक्स होते हैं, एक वेल्थ टैक्स होता है, एक गिफ्ट टैक्स होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा हमारा टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, एक होता है प्रोपोर्शन टैक्स सिस्टम, ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम के बारे में, ये क्या होता है, फिक्स होता है प्रोपोर्शन। जैसे देखो क्या होता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम है, तो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में क्या है, फिक्स टैक्स रहेगा। आपकी 10,000 इनकम है तब भी 5% ही आपको देना है, आपकी 1 लाख इनकम है तब भी आपको 5% टैक्स देना है, आपकी 100 करोड़ इनकम है तब भी आपको
5% ही टैक्स देना है। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड टैक्स होता है। उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम ये होता है, इनकम बढ़ेगी आपकी, जैसे अभी 5 लाख इनकम है सपोज आपकी, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ जस्ट, तो सपोज 5% टैक्स देना है। सपोज अगर आपको कल को 50 लाख इनकम हो गई, तो फिर आपको 50 लाख पर 10% टैक्स होगा, मतलब इनकम के साथ टैक्स बढ़ता है। वो कौन सा टैक्स होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है। अगर हम रिग्रेसिव टैक्स की बात करें, रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर टैक्स डिक्रीज होता है, इनकम इंक्रीज होती है। सपोज आपकी कम इनकम है तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, और ज़्यादा इनकम है तो टैक्स कम देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं सरचार्ज और सेस की। दोनों ही टैक्स ऑन टैक्स होते हैं। अभी ये क्या होते हैं आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो सरचार्ज क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, एक फिक्स लिमिट तक तो आपको कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ता, लेकिन एक फिक्स लिमिट के बाद अगर आप उससे ज़्यादा कमाओगे तो आपको एक तो नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा, एक सरचार्ज देना पड़ेगा। जैसे क्या होता है मैं तुम्हारा थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे सपोज एक फिक्स लिमिट है कि भाई आपको 10 लाख के बाद सरचार्ज, चलो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई आपको इनकम अगर 50 लाख है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। अब सरचार्ज कैसे दोगे? तो मैं कह रहा हूँ पहले तो भाई आप टैक्स दे दो। सपोज 50 लाख पर हम 10% टैक्स ले रहे हैं, तो आप मुझे बताओ 50 लाख का 10% कितना हो गया? तो आप बोलोगे भैया 50,000 हो गया। ठीक है, तो 50,000 क्या हो गया आपका? 10% हो गया 50 लाख का, ये आपको टैक्स देना है। अब मैं कह रहा हूँ इस पर सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। ये जो टैक्स है अब इस पर भी टैक्स लगेगा। अब सपोज मेरा सरचार्ज कितना है? सरचार्ज मान लो 10% आपका सरचार्ज है, तो अब इस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 50 यहाँ पर 50,000 का 5%, मतलब आपको जस्ट 2500 रुपये इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, कितना लेना है? 10% लेना है ना, 10% लो, तो फिर 5,000 रुपये। 5,000 रुपये आपको क्या देना पड़ेगा? इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सरचार्ज कितना हो गया? 10% हो गया। तो अब आपको टोटल टैक्स कितना देना पड़ रहा है? टोटल टैक्स कितना देना पड़ रहा है आपको? तो आप बोलोगे भैया 50,000 वो टैक्स दिया, 5,000 ये दे दिया, अब मुझे 55,000 दे रहे हैं। तो ये मेरा जो टैक्स पे टैक्स लगा इसको बोलते हैं सरचार्ज। अब सेस क्या होता है? सेस आपको देना ही पड़ता है, ये भी टैक्स ऑन टैक्स ही होता है। ठीक है, अगर उस पर सरचार्ज नहीं लग रहा तो सरचार्ज मेरा जीरो हो जाएगा। जैसे इसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 50 लाख आपकी इनकम थी। ठीक है, आपने 50,000 टैक्स दिया, 50,000 आपने टैक्स दिया। ठीक है, उसके बाद 5,000 आपने क्या दिया? सरचार्ज दिया। ठीक है, अब सपोज सेस जो नॉर्मली होता है 4% होता है, लेकिन चलो मैं अभी आपको समझाने के लिए राउंड फिगर में ले लेता हूँ। 10% सपोज आपको सेस देना है, तो यहाँ पर जो 50,000 का एक तो 10% देना पड़ेगा आपको, मतलब इन दोनों का 55,000 हुआ ना, ये 55,000 का 10% और सेस देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 55,000 का 10% कितना हो गया? 5500 हो गया। तो अब यहाँ पर 60,500 रुपये आपको टोटल देना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया है ना सरचार्ज और सेस क्या होता है। ठीक है, दोनों ही टैक्स ऑन टैक्स होते हैं। ये फिक्स लिमिट के बाद होता है, ये देना ही होता है आपका। ठीक है, और सरचार्ज कहीं भी खर्चा कर सकता है इसका गवर्नमेंट, और सेस का एक फिक्स्ड होता है कि इसका कहाँ खर्चा होगा। 2% एजुकेशन पर, 1% इधर उधर, मतलब इसका फिक्स्ड अमाउंट होता है कि कहाँ इसका खर्चा करना है सेस का। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन, मतलब ये लेक्चर तो हो गया, अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई आर वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स ट्रीटेड एज पेपर टैक्स इन इंडिया। ठीक है, ये कहना चाह रहा है भारत में संपत्ति कर मतलब वेल्थ टैक्स और उपहार गिफ्ट टैक्स को कागजी कर मतलब पेपर टैक्स क्यों माना जाता है। अभी हम पेपर टैक्स के बारे में पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू कलेक्ट दीज टैक्स, कि ये कहना चाह रहा है भारत सरकार को मैंडेटरी नहीं होता ये टैक्स कलेक्ट करें। तो भैया ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद दे आर पे, गवर्नमेंट तो करना चाहती है कलेक्ट, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कर नहीं पाती है, उसकी मजबूरियां हैं क्योंकि लोग छुपा लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है दे आर पेड ओनली बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा नहीं है भाई सभी को देना है वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स, तो इसमें 2 टैक्स आते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है दे डू नॉट जनरेट मच रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू अदर। हाँ, ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती, इसीलिए हम इनको
पेपर टैक्स बोलते हैं। और पेपर टैक्स ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट वेट अ सेकेंड। एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड फिक्स्ड एसेट्स एक्विजिशन इज टर्म्ड एज। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है हेल्थ फैसिलिटी पे, एजुकेशन पर, फिक्स्ड एसेट्स पर, तो वो क्या होगा आपका। तो देखो, जो मैंने आपको बताया हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन कुछ बना रही है, कुछ मशीनरी इंस्टॉलेशन कर रही है, तो पहली बात तो फ्रीक्वेंटली नहीं होता, क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस की बात नहीं हो रही है, तो ये ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंटली नहीं होगा। तो रेवेन्यू तो नहीं आएगा, मेरा रेवेन्यू तो नहीं आएगा। जहाँ जहाँ रेवेन्यू दिख रहा है वो हट गया। प्लान एक्सपेंडिचर हम कुछ पढ़ के आए नहीं है, तो पहली बात तो हो गया मेरा, यही हो गया, ठीक है। कैपिटल होगा क्योंकि फ्रीक्वेंट नहीं होता, और साथ में गवर्नमेंट का खर्चा होता है, तो एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट। इनमें से कौन सा कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं है। तो कैपिटल से सबसे पहले मुझे समझ में आना चाहिए कि जो मेरा ट्रांजैक्शन है वो फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिसिप्ट है, तो मतलब सरकार के पास पैसा आना चाहिए, इनकम होनी चाहिए सरकार की। तो देखो एक बार बताओ, अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, जैसे मैंने बताया था कि अगर इंडियन रेलवे को कल को प्राइवेटाइजेशन कर दे, प्राइवेट हाथों में दे दे, बेच दे, तो सरकार की कमाई होगी। उसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो ये तो होगा, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है मेरा रिकवरी ऑफ लोन। अगर लोन की रिकवरी मतलब जो उसने लोन दिया उसकी रिकवरी हो जाए, तो सरकार के पास क्या पैसा आएगा। और लोन की रिकवरी तो मतलब ऐसे फ्रिक्वेंटली तो होती नहीं है, तो अगर लोन की रिकवरी हो रही है तो ये भी मेरा सही हो जाएगा। उसके बाद अगर सरकार बोरो कर रही है, कहीं से पैसे अपने लोन उधार ले रही है, तो वो भी तो सरकार की कमाई हो रही है, वो भी तो सरकार के पास पैसा आ रहा है। अगर लोन ले रही है तो रिसिप्ट में आएगा, और दे रही होती तो एक्सपेंडिचर में आता, तो ये भी मेरा हो जाएगा। उसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं टैक्स रेवेन्यू, तो आप बोलोगे भैया टैक्स रेवेन्यू कैपिटल में नहीं आता, टैक्स का जो कलेक्शन होता है फ्रीक्वेंट होता है, तो टैक्स तो कलेक्ट करती रहती है गवर्नमेंट हर महीने। तो यहाँ पर मेरा ये आएगा रेवेन्यू रिसिप्ट में। ये किस में आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ तक इतनी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। किस में आएगा, ये कि कर राजस्व यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। जो आपकी जीरो बेस्ड बजटिंग है, जीरो आधार बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बताना है। पहला है इस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ के आए। एग्जामिनिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर विच फंड्स आर प्रोवाइडेड, क्या ऐसा पढ़ के आए हैं, अभी देखेंगे। री इवोल्यूशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एवरी ईयर व्हेन बजट प्रोविजन आर मेड, ठीक है। उसके बाद है टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ ईच प्रोग्राम एंड एक्टिविटी विद द आउटपुट, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा यहाँ पर होगा ये बताना है। तो यहाँ पर जो इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है री एवेल्यूएट करना, ठीक है। हर साल री एवेल्यूएट करना जो आप बजट के प्रोविजन बना रहे हो, तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू आ रहा है तो ट्रांजैक्शन मेरा कैसा होगा, फ्रीक्वेंट होगा, ठीक है। और रिसिप्ट है तो मतलब सरकार के पास पैसा आ रहा है। तो ग्रांट मैंने बताई थी, ग्रांट मिलती रहती है, तो ग्रांट मिलती रहती है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। जीएसटी टैक्स है, ये मिलता रहता है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, ठीक है। फीस पेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, देखो जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्रीक्वेंटली होता ही रहता है ना, ऐसा तो है नहीं कभी कोई करा रहा है कभी कोई करा रहा है। प्रॉपर्टी का मतलब रियल इस्टेट में लोग इतना पैसा कमाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी डेली सेल और परचेज हो रही हैं, ठीक है। तो ये भी आपका किस में आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। ये है अमाउंट बोरोड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, जो हम लोन लेते हैं, जो हम बोरो करते हैं वो फ्रिक्वेंट नहीं करते, ये आता है आपका कैपिटल रेवेन्यू में, कैपिटल रिसिप्ट में। किस में आता है ये, कैपिटल रिसिप्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड आंसर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, रेवेन्यू रिसिप्ट निकालनी है, ठीक है।
यहाँ पर मेरा रेवेन्यू डिफिसिट कितना है, 2.80% है ऑफ जीडीपी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 10.80% है ऑफ जीडीपी। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको एक सेकेंड, हमें क्या निकालना, कैलकुलेट द रेवेन्यू रिसीप्ट। मेरे को ये बताओ, हमने रेवेन्यू डिफिसिट का क्या फार्मूला पढ़ा है, रेवेन्यू डिफिसिट का। तो आप बोलोगे भैया रेवेन्यू जो डिफिसिट होता है वो होता है यहाँ पर एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू होता है, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू हो रहा है। ठीक है, तो मेरा रेवेन्यू डिफिसिट कितना दे रखा है, आप बोलोगे भैया 2.80% रेवेन्यू डिफिसिट दे रखा है। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 10.80% दे रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अपना रेवेन्यू रिसीप्ट निकालना है, रेवेन्यू रिसीप्ट निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं रेवेन्यू रिसीप्ट को इधर ले आऊँगा, इतना मैथ तो आता होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 10.80 में से 2.80 घटा दूंगा, दोनों ही परसेंटेज में है, तो मेरा जो रेवेन्यू रिसीप्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से रेवेन्यू, देखो ये एमटीएस का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी दे देता है आपको करने को, तो आपको अगर पढ़े हो तो सारी चीज़ें आप आराम से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉन एज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है, रिवाइज बजट नहीं बोलते, स्टेट बजट नहीं बोलते, एनुअल एक्सपोज्ड बजट नहीं बोलते, यूनियन बजट बोलते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द रेवेन्यू डिफिसिट। तो रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है आपका, बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, या रेवेन्यू डिफिसिट माइनस फिजिकल डिफिसिट होता है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट होता है। तो आप बोलोगे भैया एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू पढ़ के आए हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीज विद द टैक्सेबल बेस देन दिस टाइप ऑफ टैक्स इज कॉल्ड। जब आपका टैक्स रेट है वो किससे बढ़ेगा, टैक्सेबल बेस से बढ़ेगा, तो वो कैसा होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। वो टैक्स कैसा होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। थैंक यू, आप सभी ने लेक्चर को यहाँ तक देखा। अपनी फीडबैक प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। बाद बाकी का हमारा एक पीडीएफ ग्रुप है 299 जिसकी प्राइस है। ये जो हमने पूरा अर्जुन बैच कराया है, जिसमें हमने कंप्लीट ग्रामर के 45 रूल कराए, उससे बाहर आपके पेपर में सवाल नहीं आएगा। कंप्लीट हमने स्टैटिक जीके कराई है, कंप्लीट हिस्ट्री कराई है, कंप्लीट पॉलिटी कराई है, कंप्लीट ज्योग्राफी कराई है। अभी हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, अलग अलग डिजिटल फॉर्मेट में। और अभी हम साइंस करेंगे, उसकी भी पीडीएफ हम इसी ग्रुप में अपलोड करेंगे। सिर्फ आपको एक बार पे करना है 299। हिंदी में अलग इसकी पीडीएफ मिलेगी, इंग्लिश में इसकी अलग पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, ठीक है, कि भैया मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना है। हमारी टीम से आपको QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आप 299 पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको विदिन 24 आवर्स में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना।